हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन द डिजर्विंग इंडिया आईएएस इंस्टीट्यूट चंडीगढ़। मेरा नाम इंद्रजीत। आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यू क्रिमिनल लॉज को, क्या है ये और क्यों न्यूज में है। अगर आपको याद हो तो लास्ट ईयर लोकसभा ने न्यू क्रिमिनल लॉज को पास किया था, जो कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल। बेसिकली ये ओवरऑल जो बात है इंडियन जुडिशियल या इंडियन जस्टिस सिस्टम के ऊपर है। तो इंडियन जस्टिस सिस्टम को अभी तक ड्राइव कर रहा था आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड 1860, इसके अलावा सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट। अब उन तीनों चीजों को रिप्लेस करके ये तीन नए कानून लाए गए हैं। अब इसके क्या लॉजिक है, क्या सेंस है और कितना सही कितना गलत उसके बारे में देखेंगे। अमित शाह जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्रालय, अनाउंस द थ्री क्रिमिनल लॉज फोकसिंग ऑन जस्टिस एंड विक्टिम राइट्स। देखो, द न्यू लॉज एम्ड एट क्रिएटिंग मॉडर्न एंड विक्टिम सेंट्रिक, ध्यान देना है शब्दों पर, विक्टिम सेंट्रिक। अभी के जो हमारे लॉज हैं जैसे आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, जाहिर सी बात है वो बाय तो न्याय की ही करते हैं। पर अगर हम बात करें खासकर आईपीसी, जिसको लेके ज्यादा हल्ला गुल्ला रहता है, ज्यादा क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ता है आईपीसी को, क्योंकि आईपीसी पास किया गया था अंग्रेजों ने। इट वाज पास बाय इंडियन ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। तो 1860 में 150 साल पुराना लॉ हम अभी तक क्यों घसीटे भाई। तो भारत सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम उठाते हुए उसको रिप्लेस किया नए लॉ के साथ, भारतीय न्याय संहिता, जिसमें नए सेक्शंस ऐड किए गए और पुराने जो ऑब्सोलेट सेक्शन थे जिनकी शायद जरूरत भी नहीं थी, इनको हटा दिया गया। इसमें एक और सेक्शन को हम फोकस कर रखेंगे 124A, ठीक है। 124A सेडिशन लॉ है। सेडिशन मतलब देशद्रोह, तो सेडिशन को लेके एक एक्ट लाया गया, सॉरी एक लॉ पास किया गया था। आईपीसी में ही एडिशन करी गई थी 1862 में। तो बाद में इसे को लेके कई बार सरकार ने शायद इसका दुरुपयोग भी किया। मैं सिर्फ आज की सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी सरकारों की बात कर रहा हूँ। तो इसका आगे दुरुपयोग ना हो तो इस प्रोविजन को हटाया भी गया है, जो कि एक सराहनीय कदम है सरकार की तरफ से। अगर आगे बात करें भारतीय न्याय संहिता, ऑब्जेक्टिव क्या है, टू रिप्लेस आईपीसी। ऑब्जेक्टिव क्या है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सीआरपीसी को रिप्लेस कर रहा है। भारतीय साक्ष्य बिल, टू रिप्लेस द इंडियन एविडेंस एक्ट। हम एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। नीड फॉर न्यू लॉज, सबसे इंपॉर्टेंट है कॉलोनियल लेगेसी। The current laws were drafted during the colonial times and contained outdated language and outdated provisions। जैसे मैंने पहले बताया, कुछ ऐसे प्रोविजन थे जिनकी जरूरत नहीं थी। अब जाहिर सी बात है भाई, we live in 21st century, तो हम 1860 उस वक्त का लॉ क्यों यूज करें, राइट। सम कॉन्सेप्ट्स नो लॉन्गर एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द कंटेम्परेरी सोशल इश्यूज या वैल्यूज। मॉडर्न फोरेंसिक टूल्स, उसके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कम्प्लेक्सिटी। ओवर द टाइम जो पहले लॉज थे उसको इतनी बार अमेंड कर चुके थे, इतने एडिशंस हो चुके थे उसमें, उस पूरे सिस्टम को ही रिप्लेस करके एक नया लॉ बना दिया, जो कि एक अच्छी बात है। दे बिकेम कॉम्प्लेक्स लीडिंग टू कंफ्यूजन अमंग लीगल प्रैक्टिशनर्स, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। तो रिकमेंडेशन फॉर रिफॉर्म्स, द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी in its 111th and 128th reports highlighted the necessity for reforms in the criminal laws। तो क्रिमिनल लॉज को रिप्लेस कर दिया गया। सबसे पहला है भारतीय न्याय संहिता, किसको रिप्लेस कर रहा है, आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। The BNS law aims to replace the 160-year-old Indian Penal Code. It was drafted by the first law commission, जिसे मैकेले कमीशन भी कहते हैं। 1834 से बहुत लंबे समय तक इसको ड्राफ्ट किया गया। फिर 1860 में, अब ध्यान रखना, कई जगह पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कई जगह पर 1862 लिखा होता है, ठीक है। 1862 में से अमेंड किया गया था, 1860 में पास किया गया, 1862 में अमेंड करके सेक्शन 124A ऐड किया गया। BNS repeals 22 provisions of the IPC and proposes changes to 175 existing provisions। कौन कौन से नए सेक्शन ऐड किए गए हैं इसमें, जैसे सेक्शन 109 फॉर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, सेक्शन 110 पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इन जनरल नेचर, 111 ऑफेंस फॉर टेररिस्ट एक्ट। अब यहाँ पर एक फोकस करना, ऑफेंस फॉर टेररिस्ट एक्ट। अब जो प्रोविजंस 124A के तहत थे, अगर वैसी कोई गलती करता है, कोई देश के खिलाफ कोई एक्टिविटी करता है, तो उसको 124A तो हटा ही दिया गया, क्योंकि आईपीसी रिपील कर दिया। बट अब उसे डील किया जाएगा सेक्शन 111 ऑफेंसेस ऑफ टेररिस्ट एक्ट, ठीक है। सेक्शन 150 एक्ट्स इंडेंजरिंग द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री, और सेक्शन 302 स्नैचिंग, जो तीन वगैरह खींच के कोई ले जाता है ऐसे वगैरह। अगर हम बात करें सेक्शन आईपीसी, सेक्शन 124 डील्स विद द सेडिशन, ठीक है, प्रिस्क्राइबिंग लाइफ इम्प्रिजनमेंट। द बीएनएस लॉ रिपील द ऑफेंस ऑफ सेडिशन बट इंक्लूड्स प्रोविजन फॉर द ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट। अगर कोई सरकार के विरुद्ध, सरकार नहीं कहेंगे इसे, राज्य के विरुद्ध या देश के विरुद्ध अगर गतिविधि करता पाया जाता है तो उसे सेक्शन 111 के तहत डील किया जाएगा। सेक्शन 111 कहां पढ़ा हमने, अभी यही तो पढ़ा भाई, ऑफेंसेस ऑफ टेररिस्ट एक्ट, राइट। नेक्स्ट देखो,
Part 7 of BNS, it includes Section 150 dealing with acts endangering the sovereignty, unity and integrity of India. It redefines the sedition under Section 150. अगर एग्जिस्टिंग डेफिनेशन की बात करें सेक्शन 124A की, तो जाहिर सी बात है भारत देश के खिलाफ सरकार के विरुद्ध यदि कोई षड्यंत्र रचता है, कोई ऐसी गतिविधि करता है जिससे भारत की ओवरऑल इमेज या भारत की संप्रभुता, इंटेग्रिटी, यूनिटी, सॉवरेनिटी खतरे में आती है, तो उसको डील किया जाता था। अब जो नए लॉज हैं, भारतीय न्याय संहिता खासकर, इसमें कुछ एग्जिस्टिंग प्रोविजंस तो ऐड किए ही गए हैं, पर नए प्रोविजंस क्या है, जैसे मॉब लिंचिंग। द लॉ इंक्लूड्स प्रोविजन टू पेनलाइज मॉब लिंचिंग विद पनिशमेंट। आईपीसी में मॉब लिंचिंग के लिए कोई डेडिकेटेड सेक्शन नहीं था। दिस इज द फर्स्ट टाइम कैपिटल पनिशमेंट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर मॉब लिंचिंग एज वेल। अडल्ट्री, द लॉ अमिट्स द प्रोविजन ऑफ ऑफेंस ऑफ अडल्ट्री। अगर आपको ध्यान हो तो साल 2018 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। तो जाहिर सी बात है इसे अब नए लॉ में ऐड करने की कोई सेंस बनती ही नहीं है। तो अडल्ट्री अब एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। Decriminalizing Section 377. The new law excludes the punishment for unnatural sexual offences against men. This is in line with the Supreme Court's ruling of Navtej Singh Johar versus Union of India 2018 case. This is something very important to remember and understand. ठीक है, नेक्स्ट देखो Provisions for crime against women. यदि कोई पुरुष किसी महिला के साथ संभोग करता है या उसके साथ इंटरकोर्स करता है और इस प्रेटेक्स्ट पे करता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा, तो जाहिर सी बात है वो गलत तो है ही है, पर अब ये क्रिमिनल ऑफेंस भी है। मैरिंग अ वुमन बाय कंसीलिंग आइडेंटिटी, अपनी जो पहचान है उसको छुपाते हुए, और हैविंग इंटरकोर्स अंडर द फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, प्रमोशन और एम्प्लॉयमेंट विल अट्रैक्ट अप टू 10 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। आपको 10 साल तक की सजा हो सकती है। द क्राइम ऑफ रेप शैल बी पनिश विद अ मिनिमम ऑफ 10 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। पहले ये 7 साल था। फॉर अ रेप ऑफ गर्ल अंडर 12 ये सजा 20 साल तक के लिए होगी। कोई गैंग रेप होता है उसके लिए डेडिकेटेडली सजा बता ही दी गई है, भाई 20 साल है। मैरिटल रेप, ये एक इशू है जिसको इसमें एड्रेस नहीं किया गया है। द प्रोविजंस लीगलाइजिंग मैरिटल रेप इज रिटेन्ड, एक्सेप्शन टू सेक्शन 63 ऑफ द स्टेट्स सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्ट बाय अ मैन विद हिज ओन वाइफ विल नॉट बीइंग अंडर द 18 इज नॉट अ क्रिमिनल रेप। ठीक है, तो ऐसे में मैरिटल रेप को लीगलाइज कर दिया गया है एक तरीका से, या कह लो कि मैरिटल रेप को एड्रेस नहीं किया गया है। दोनों बात एक ही है, शब्दों का हेरफेर है। तो ऐसे में दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड एज वेल। डिफेमेशन, आईपीसी सेक्शन 499 डिफेमेशन या मानहानि की बात करता था। यदि कोई व्यक्ति किसी नेता के बारे में, किसी XYZ के बारे में भी कोई आपत्तिजनक टिप्पणी करता है जो उसकी पब्लिक इमेज को खराब करता है, तो उसके खिलाफ आप मानहानि का दावा कर सकते थे। डिफेमेशन इज कवर अंडर सेक्शन 354 क्लॉज 1 ऑफ द न्यू संहिता and section 354 clause 2 states whoever defame another shall be punished with the simple imprisonment for a term which may extend up to 2 years or with a fine or both or with the community service. Speedy legal procedures, this is something very important. अब देखो, अभी तक के लिए हम एक सिंपल बात समझते आए हैं कि भाई जस्टिस काफी डिले हो जाता है, और हमने सुना है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। न्याय अगर समय पर ना मिले तो न्याय मिलने का फायदा ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। अब इसमें इस चीज को थोड़ा स्पीड अप किया गया है। द चार्जशीट मस्ट बी फाइल्ड विद इन 90 days विद एन एडिशनल 90 days इफ परमिटेड बाय द कोर्ट। अब एजेंसियों को, पुलिस को ये सख्त हिदायत है कि भाई 90 दिन के अंदर अंदर आपने चार्जशीट फाइल करनी है। ये नहीं कि 2-2 साल चार्जशीट नहीं हुई। The investigation must be completed in 180 days and sent for trial. Judgment must be delivered within 30 days after the trial. And courts are to frame charges within 60 days of receiving the charge sheet. Judgment must be available online within 7 days of the pronouncement. मतलब थोड़ा डिजिटाइज भी करने की कोशिश करी गई है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये दूसरा बिल है जो सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को रिप्लेस करेगा। द BNSS लॉ रिपील्स 9 प्रोविजन ऑफ द सीआरपीसी 1973 एंड प्रपोजेस चेंजेस टू 107 प्रोविजंस, और 9 नए प्रोविजंस को ये ऐड कर रहा है। इसको डिजिटाइज करने के लिए भी यूज किया गया है। अब देखो, पहले जो एविडेंस एक्ट था सीआरपीसी, उसमें कई ऐसे डिजिटल रिकॉर्ड्स को सबमिट नहीं कर सकते थे। अब डिजिटाइजेशन ऑफ द इंटायर प्रोसेस, फिर वो चाहे एफआईआर हो या 0 एफआईआर हो, उसको डिजिटाइज करने की बात करी गई है। इंक्लूडिंग क्रॉस एग्जामिनेशन टू बी फैसिलिटेटेड बाय अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मैंडेटरी वीडियोग्राफी व्हाइल रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स ऑफ द विक्टिम और सेक्सुअल एट्रॉसिटी, ऑडियो वीडियोग्राफी देखो ऑफ सर्च एंड सीजर ऑफ द आर्टिकल्स एंड प्रॉपर्टीज, mandatory videography of vehicle seized for involvement in any offense with a copy submitted to the court to enable disposal of the seized vehicle during the trial। सरल शब्दों में उसकी वीडियोग्राफी होनी मैंडेटरी हो गई है। इससे काम आसान भी होगा और जस्टिस की स्पीड भी बढ़ेगी। 0 एफआईआर, 0 एफआईआर क्या होती है?
अगर कहीं पर क्राइम हुआ है तो जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है वहां पर एफआईआर होगी, पर 0 एफआईआर कहीं भी लगवा सकते हो पूरे देश में। सेक्शन 230 ensure the copy of the FIR is made available to the accused and the victim free of cost within 14 days from the date of production. 0 FIR from any part of the country, पूरे देश में आप कहीं पर भी 0 FIR लिखवा सकते हैं। यूज ऑफ हैंडकफ्स, हथकड़ी। A police officer may use handcuffs while arresting a habitual repeated offender who escapes custody or committed organized crime, terrorist act या human trafficking। severe cases में ऐसे नहीं कि आप किसी को भी अरेस्ट करने लगे हो तो हथकड़ी लगा लो। अगर कोई रिपीटेड ऑफेंडर है, कोई टेररिस्ट एक्ट लगा किसी के ऊपर, या ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सेक्सुअल ऑफेंडर है अगेंस्ट चिल्ड्रन और ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, तो उसको हथकड़ी लगाई जा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं जी, स्पेसिफिक सेफगार्ड्स। दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट और हम इसको ध्यान से और धीरे से समझेंगे। Section 41A of CRPC will be renumbered as Section 35, providing safeguard against arrest. No person, ध्यान से धीरे से, no person can be arrested without prior permission from an DSP for the punishable offences with less than 3 years। अगर किसी ऐसे क्राइम की बात हो रही है जिसमें 3 साल से कम की सजा है तो उसमें ऐसे ही अरेस्ट नहीं किया जा सकता, कम से कम DSP लेवल तक की परमिशन चाहिए। और अगर कोई 60 साल से ऊपर है, नो केस पनिशेबल विद 7 years और मोर शैल बी विथड्रॉन विदाउट प्रोवाइडिंग अ हियरिंग अपॉर्चुनिटी टू द विक्टिम। तो जाहिर सी बात है विक्टिम बेस्ड इसे बनाया गया है और विक्टिम सेंट्रिक इन पूरे लॉस को बनाने की कोशिश करी गई है। फॉरेंसिक टीम्स मस्ट मैंडेटरीली विजिट द क्राइम सीन्स फॉर ऑफेंसेस इन्वॉल्विंग मोर देन 7 years ऑफ पनिशमेंट। राइट, अगर किसी क्राइम में 7 साल से ज्यादा की सजा है तो फॉरेंसिक टीम्स उसको विजिट करें उस जगह को। कम्यूटेशन ऑफ ऑफेंसेस, कम्यूटेशन का होता है कि कम करना। अगर किसी की ऑफेंस को कम भी किया जा रहा है, द ट्रायल इज एक्सपेंडेड ऑफेंसेस पनिशेबल अप टू 3 years, पोटेंशियली रिड्यूसिंग 40% केसेस इन द सेशन कोर्ट्स। पनिशमेंट ऑफ डेथ पेनल्टी कैन बी कम्यूटेड टू लाइफ, लाइफ टर्म कैन बी 7 to 3 years। ये मतलब जिसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई है उसको 7 साल की सजा कम्यूट करी जा सकती है और 7 साल वाले को 3 साल तक की। मर्सी पिटीशन, क्षमा याचना, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर कोई कन्विक्टेड का मतलब ही होता है कि उसे सजा हो चुकी है, मतलब न्यायालय या जुडिशरी उसे सजा सुना चुका है और मान चुका है कि भाई आपने क्राइम किया है। अगर उसे डेथ सेंटेंस दिया गया है तो वो अपनी याचिका लगा सकता है गवर्नर के साथ और 30 दिन के अंदर अंदर उसका डिस्पोजल होना चाहिए कि भाई माफ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर वो प्रेसिडेंट के पास अपनी याचिका लगा सकते हैं विद इन 60 days। नो अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट शैल लाई इन एनी कोर्ट। अगर राष्ट्रपति ने एक बार हाँ या ना कुछ भी कर दिया है तो उसके अगेंस्ट कोई भी पिटीशन कोर्ट में दायर नहीं करी जा सकती। ठीक है, कोर्ट में दायर नहीं करी जा सकती। सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट, द गवर्नमेंट मस्ट डिसाइड टू ग्रांट और रिजेक्ट सैंक्शन प्रोसिक्यूट अ पब्लिक सर्वेंट विद इन 120 days। जब द गवर्नमेंट फेल्स टू डिसाइड तो हम मान ही लेंगे कि नो सैंक्शन इज रिक्वायर्ड इन केस इंक्लूडिंग सेक्सुअल ऑफेंसेस एटसेट्रा। ठीक है, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट इसी तरह के ये सेक्सुअल ऑफेंस या ट्रैफिकिंग एटसेट्रा में फंसता पाया जाता है या माना जाता है, ऐसा दिखता है कि भाई वो उसमें अक्यूज्ड है, तो उसके लिए कोई सैंक्शन की जरूरत नहीं है। प्रोसिक्यूशन का एम क्या है प्रोसेशन का? सेक्शन 144A ऑफ द सीआरपीसी गिव डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। प्रोसेशन क्या होता है? जुलूस निकालना। अब ऐसे में जुलूस निकालते वक्त किसी के पास हथियार होना सही बात है? जी नहीं, बिल्कुल भी सही बात नहीं है। तो उसी के बारे में ये बात करता है प्रोविजन और उसको डीएम को ये पावर देता है कि वो किसी के भी वेपन्स को कन्फिस्केट कर सकते हैं। सैंपल्स विदाउट अरेस्ट, द लॉ अलाउज अ मजिस्ट्रेट टू ऑर्डर एनी पर्सन। ध्यान देना, अभी तक क्या था कि जो पर्सन अरेस्टेड है केवल उन्हीं के सैंपल्स लिए जाते थे। सैंपल्स मतलब चाहे ब्लड सैंपल, वॉइस सैंपल, बायोमेट्रिक एटसेट्रा। पर अगर मजिस्ट्रेट अलाउ करें तो किसी भी इंडिविजुअल के जो इस केस से दूर दूर तक कनेक्टेड है उसके भी सैंपल्स कलेक्ट किए जा सकते हैं। बट ध्यान रखना है, इट इज ऑन द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट, एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो होता है। ट्रायल्स इन एब्सेंटिया, द प्रोविजन फॉर ट्रायल इन एब्सेंटिया इज प्रपोज्ड सिमिलर टू स्ट्रिंजेंट एंटी टेरर लेजिस्लेशन जैसे यूएपीए। ठीक है, वेयर द बर्डन ऑफ द प्रूफ इज रिजर्व्ड। अब देखो, बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है? बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब है कि भाई अगर मेरे ऊपर मान लो कोई चार्ज है, देन स्टेट मतलब सरकार को प्रूफ करना होगा कि इस बंदे ने ये क्राइम किया है। यूएपीए जैसे में रिवर्स हो जाता है, मतलब वहां पर द पर्सन हु इज अरेस्टेड और अक्यूज उसे प्रूफ करना है कि भाई साहब मैं इनोसेंट हूं, मैंने गलती नहीं करी। राइट, टू प्रूव देयर इनोसेंस रेदर देन द स्टेट प्रूविंग देम गिल्टी। आगे देखो, अगर बात करें भारतीय साक्ष्य संहिता, भारतीय साक्ष्य लॉ, जिसे पहले इंडियन एविडेंस एक्ट के रूप से जाना जाता था, उसे रिप्लेस करेगा भारतीय साक्ष्य लॉ। रिपील्स 5 existing provisions of the evidence act and proposes 23 new provisions and introduces one new provision
इट कंटिन्यूज टू 170 सेक्शंस, टोटल 170 सेक्शंस हो जाएंगे इसमें। सबसे इंपॉर्टेंट है एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स। जैसे कोई भी डिजिटल रिकॉर्ड है, पहले उनकी एडमिसिबिलिटी नहीं होती थी, व्हाट्सएप चैट एक्सेट्रा। अब द लॉ परमिट्स द एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स एज ग्रांटिंग देम लीगल वैलिडिटी एज डॉक्यूमेंट एविडेंस। एक्सपेंडेड डेफिनेशन क्या है सेकेंडरी एविडेंस की? कॉपीज मेड फ्रॉम द ओरिजिनल बाय मैकेनिकल प्रोसेस, कॉपीज मेड फ्रॉम द कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल, काउंटर पार्ट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट द पार्टीज, या ओरल अकाउंट्स ऑफ द कंटेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट गिवन बाय समवन हु हैज सीन इट। इसको भी अब एविडेंस माना जाएगा। कंक्लूजन, अगर हम इस पूरी चीज से कंक्लूड करें तो थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। 3 लॉज थे, आईपीसी इंडियन पीनल कोड, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट। इन तीनों को कौन रिप्लेस कर रहे हैं, कौन से लॉ? पहले को रिप्लेस कर रहा है भारतीय न्याय संहिता, रिप्लेसिंग आईपीसी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, रिप्लेसिंग सीआरपीसी, एंड भारतीय साक्ष्य लॉ, रिप्लेसिंग द इंडियन एविडेंस एक्ट। 2023 represents a comprehensive reform aimed at modernizing India's criminal justice system. The new law seeks to replace outdated colonial statutes या law. IPC colonial era का law है तो उसे replace कर रहे हैं। मेरी नज़र में भारत सरकार के द्वारा लिया गया ये कदम बहुत सराहनीय कदम है, क्योंकि जो लॉज इतने समय से चले आ रहे हैं, इतने पुराने समय से चले आ रहे हैं, 1.5 सदी, 160 साल पुराने लॉ को हम आज क्यों फॉलो करें? उसके कितने ही ऐसे प्रोविजंस होंगे जो ऑब्सोल्यूट हैं, आउटडेटेड हैं। तो ऐसे में वी नीडेड दिस एट मोस्ट, राइट? तो उसको सरकार ने किया और ये सराहनीय कदम है। बाकी आई होप ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। मेरा नाम इंद्रजीत, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, धन्यवाद।